सा है काउंट, अच्छा ये काउंट फंक्शन बेस से। और 12th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक से। तो देखो 12th का पहले मैं बता देता हूँ आंसर, फिर 9th बताता हूँ उसके बाद। 12th में देखो इसका आंसर होगा कर्सर, होगा इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इट इज़ अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द रो बाई रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। ठीक, रो बाई रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो जब हम एसक्यूएल में कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जब पाइथन को हम माई से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जब रिजल्ट सेट आता है, तो रिजल्ट सेट में अगर हमें रो बाई रो डेटा डिस्प्ले करना हो, तो मैंने बताया था कि कोई भी हमें कर्सर बनाना पड़ता है, कर्सर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कर्सर का यूज़ करके फिर हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, और क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रो बाई रो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्सर आएगा। कर्सर तुम लोगों ने सुना होगा पहले जब मैंने बताया था। कर्सर नहीं बताया था मैंने? सर इंटरफेस विद पाइथन क्वेश्चन में। नंबर कौन सा? हाँ बता रहा हूँ पहले। कर्सर, ये इसका देखो, कर्सर क्या होता है कि जब हम लोग पाइथन से कनेक्ट करते हैं ना, बताया था मैंने कर्सर, कि जब हम लोग पाइथन में लिखते हैं इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर सपोज लिखा एज एक्स, फिर उसके बाद क्या करते थे, कनेक्टर बन जाता था, तो फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते थे वाई इक्वल टू एक्स डॉट कनेक्ट, ऐसे बनाते थे ना। यहाँ पे लिखते थे पोस्ट इक्वल टू, पोस्ट क्या है हमारा, लोकल होस्ट। पोस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, फिर उसके बाद क्या लिखते थे, पोस्ट के बाद क्या लिखते थे, यूज़र, यूजर यूजर यूज़र इक्वल टू रूट, रूट। कॉमा पासवर्ड, PASSWD लिखते थे आई थिंक, और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड वो दे देते थे, सपोज पासवर्ड इज एडमिन। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम भी लिखते थे, डेटाबेस, डेटाबेस इक्वल टू सपोज एग्ज़ाम दे दिया। ठीक, तो ये तो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनता था। फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें कुछ एरर है, डेटाबेस, अच्छा वो बना, डेटाबेस बना हुआ नहीं है इसलिए वो एरर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर क्या करते थे हम लोग, फिर उसके बाद क्या बनाते थे, क्वेरी बनाते थे। क्वेरी बनाते थे, क्वेरी के बाद हम अपना कर्सर ऑब्जेक्ट बनता था। तो कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनता था, विद द हेल्प ऑफ C इक्वल टू वाई डॉट कर्सर। ठीक, तो ये कर्सर बन जाता था, और कर्सर की हेल्प से फिर हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते थे। अगर याद हो तुम लोगों को कनेक्शन के जो स्टेप्स थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो भी क्वेरी होगी, तो हम इस तरह से करते थे, सी डॉट एग्जीक्यूट, सी डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में जो भी हमें क्वेरी है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरह से करते थे। ठीक है, तो ये तरीका था कि हमें डेटा को क्वेरी एग्जीक्यूट करना। फिर जब क्वेरी आ जाएगी तो उसको हमें क्या करना पड़ता था, एक रिजल्ट सेट फैच करना पड़ता था। ठीक है, तो डाटा को फैच भी करना पड़ता है, तो वो सारे स्टेप्स तुम लोग देख लेना, वहाँ पे लिखे होंगे तुम लोगों के। और तो इसका आंसर कर्सर होगा। कर्सर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि माइस्क्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, और साथ में जो रिजल्ट सेट आता है, उस रिजल्ट सेट से डेटा को रो बाई रो वहाँ से उसको फैच करता है। ठीक है, या एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक, क्योंकि हमने जो क्वेरी चलाई तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा ना हमारे पास। ये जो हमने क्वेरी चलाई, तो इस क्वेरी से जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड रिजल्ट सेट। एंड रिजल्ट सेट में से अगर हमें डाटा को रो बाई रो अगर फैच करना है, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि ये काउंट फंक्शन का यूज़ है। तो पहले हम काउंट का सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार कि काउंट फंक्शन कैसे काम करता है, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। कहाँ पे है ये? सर ये जो 28 दिया है सर, हम्म, सर 28 में सर लास्ट में दिया फॉर आई इन एल। सर ये फॉर हाँ, आई इन एल होगा या फॉर आई इन लेंथ और उसमें एल होगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ और एल?
28 में है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। लेंथ यही होगा ना सर, फ्रंट के ऊपर वाला? हाँ, क्योंकि वो उसने लेंथ निकाल ली तो तुम्हारा रेंज कितनी हो जाएगी उसकी, मतलब इसमें रेंज हो जाएगी तुम्हारी, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, -1। तो 0,4 जीरो, ये मतलब इसका मतलब हुआ 0,4, क्योंकि ब्रैकेट में 4 आ गया ना, लेंथ ऑफ एल कितना है 4, तो फॉर सर आई मैं इन रेंज एरर वाला पूछ रहा सर, 28 में एरर वाला। 28 का ही बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे लिस्ट बनी है एल इक्वल टू, ठीक है 1 D1 डॉट की। 20, अच्छा ओके, और वाला पार्ट बोल रहा यस और सर। वाला और मैं D1 इक्वल टू डिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था, फॉर आई इन एल, यस सर। हाँ तो ये सही है, आई इन एल, ठीक है सर। फॉर सर आई वो इन एक एल। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया है सर, फॉर आई इन रेंज और फिर लेंथ उसके ब्रैकेट में एल। हाँ तो वैसे भी कर सकते हो, वो दो तरीके हो गए ना हमारे पास, वो क्योंकि भी सही हमें होगा क्या, सर। डिक्शनरी के एलिमेंट को अगर लेना है तो डिक्शनरी के एलिमेंट दो तरह से ले सकते हो ना, या तो उसका डायरेक्ट उसके एलिमेंट फॉर आई इन डी कर दो, या फिर फॉर आई इन उसकी लेंथ निकाल के उसमें लूप लगा दो 0 से लेके वहाँ तक, यस सर। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको। अच्छा, मैं काउंट फंक्शन की बात कर रहे थे, तो काउंट फंक्शन का यूज़ पहले देखें क्या है, और स्ट्रिंग के अंदर काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, देखो ये दिया हुआ है, ये दिया है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन में क्या है कि दो आर्गुमेंट, तीन आर्गुमेंट हो सकते हैं, पहला तो स्ट्रिंग होगा, दूसरा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, और एक लास्ट जो होगा वो एंड इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग str occurs in the given string. If we do not give start index and end index, then searching starts from index 0 and its ends at length of the string, ठीक है। तो इसको देखो क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सपोज एक स्ट्रिंग बनाई, एस इक्वल टू, यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल जो इसमें आया था 9th क्वेश्चन में। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्या है ये स्ट्रिंग हमारी, एक्स डबल वाई जेड, तो एक्स डबल वाई जेड, और उसके बाद क्या था, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स, और एक्स वाई जेड एक्स के बाद फिर जेड एक्स वाई वाई, जेड एक्स वाई वाई, ठीक, ये स्ट्रिंग है, ओके। अब हमने क्या किया, इसमें एक काउंट फंक्शन लगाया इस पे, इस स्ट्रिंग पे लिखा एस डॉट काउंट, और इसके ब्रैकेट में दो आर्गुमेंट हो सकते हैं, तीन आर्गुमेंट हो सकते हैं। पहला तो कि हमें कौन सी सब स्ट्रिंग इसमें से फाइंड आउट करनी है, ठीक, हमारी स्ट्रिंग एस के अंदर हमें कौन सी सब स्ट्रिंग निकालनी है, फिर कौन से इंडेक्स से निकालनी है और कहाँ तक इसको सर्च करना है, ठीक। तो इसमें देखो क्या है, सब स्ट्रिंग तो हमारी वाई वाई दी हुई है, सब स्ट्रिंग क्या है वाई वाई, कोमा, अब ये स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है 1, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 1, और लास्ट वाला इंडेक्स इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि इसमें तीन इंडेक्स होते हैं, या तो पहला इंडेक्स क्या, पहला होगा सब स्ट्रिंग, दूसरा होगा स्टार्टिंग इंडेक्स, और तीसरा होगा लास्ट इंडेक्स। तो सब स्ट्रिंग तो वाई वाई है, स्टार्ट इंडेक्स क्या है 1 है, और लास्ट इंडेक्स दिया नहीं है, इसलिए लास्ट इंडेक्स क्या, लास्ट तक जाएगा ये, ओके। लास्ट इंडेक्स इसने दिया नहीं है तो पूरा स्ट्रिंग तक जाएगा ये। तो अब मुझे बताओ कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई वाई फाइंड आउट करना है कि वाई वाई कितने बार आ रहा है, और इंडेक्स नंबर कौन से, किस कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करना है। तो वाई वाई का काउंट क्या है, 2 है सर। इंडे हाँ, इंडेक्स नंबर 1 से अगर 2 चलोगे तो इंडेक्स नंबर 1 से वाई वाई हमारे पास दो बार मिल जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, तो इसका यस सर। आंसर इसलिए तो 2 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो काउंट फंक्शन जो होता है वो फाइंड आउट करता है कि कोई सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कितने बार आ रही है, जो भी सब स्ट्रिंग हमें निकालनी है, जैसे मेरे मान लो एस डॉट लिखा होता काउंट, और ब्रैकेट में लिखा होता सपोज वाई वाई की जगह लिखा होता एक्स एक्स, और स्टार्टिंग इंडेक्स अगर हमने दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया हमने 3, और लास्ट इंडेक्स दे दिया मान लो 8, तब क्या आता आंसर, तो 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 0 0 1 1 2 3 2 जेड, 3 सर जेड से 1 स्टार्ट, आता। एक्स एक्स आ रहा है,
2 बार एक्सेस तो आ ही नहीं अच्छा रहा ये है। एक्स सर एक्स एक्स नहीं आ रहा 2 बार। 0 1 2 3 4 हाँ, और 5 इंडेक्स नंबर 7 तक 9 देखना है। इंडेक्स नंबर कहाँ तक देखोगे? नहीं आ रहा 8 तक देखोगे, नहीं 8 आ रहा तक। सर नहीं। हाँ, तो सर 8 एक्स एक्स है ही नहीं पहली बात सर। हाँ, एक्स एक्स इसमें है ही नहीं। अब मान लो हमें एक्स एक्स की जगह निकालना होता, एक्स जेड निकालना होता तब। एक्स जेड 1 आ जाती। तो एक्स जेड एक बार यहाँ आ रहा है। एक बार आता हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका लास्ट इंडेक्स 8 है, तो 8 कैरेक्टर तक ही देखोगे, इंडेक्स नंबर 8 तक देखोगे ओनली, उसके आगे नहीं जाओगे, क्योंकि इसमें लास्ट का इंडेक्स नहीं दिया था। तो लास्ट इंडेक्स जब नहीं दिया था तो हमने पूरा स्ट्रिंग देखा, और जब सर। लास्ट 8 इंक्लूड इंडेक्स होगा क्या इसमें सर? है 8 8, इंक्लूड होगा? इसमें एक्स जेड तो आ ही नहीं रहा है 3 से 8 तक। तो यहाँ से स्टार्ट किया 3 4 5 6 7, नहीं 8 इंक्लूड नहीं होगा, फिर लास्ट अच्छा इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले को वो लेगा नहीं, क्योंकि अगर लास्ट वाले को लेता तो फिर हमारा आउटपुट में ये आ जाना चाहिए था ना, एक्स जेड 8। अभी इसका डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था, इसमें क्या लिखा था इसमें, काउंट इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स सबस्ट्रिंग str occurs in the, if we do not give start index and end index, then searching starts from index 0 and ends at the length of the string। तो जैसे इन्होंने 12 25 दे दिया, ये लास्ट वाले को अगर इंक्लूड करते ये तो आंसर आना चाहिए था यार। लास्ट वाले को अगर मान लो इसको 3 की 8 की जगह पे 9 कर देता तो फिर आंसर 1 आ रहा था। ओके, क्योंकि 3 से स्टार्ट किया, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 8 पे एक्स ही तो मिला था, 8 पे तो हमें एक्स मिला था, और 9 पे जेड भी मिल गया, तो ये एक्स सर जेड इंक्लूड कर तो रहा है सर ये। इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इंक्लूड करेगा इसे, 9 को भी इंक्लूड करेगा, मतलब ये स्टार्ट इंडेक्स है और ये लास्ट इंडेक्स, और दोनों इंडेक्स इंक्लूड है इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स भी इंक्लूड है और लास्ट इंडेक्स भी इंक्लूड है। ओके, यस सर। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन, ये सारे आ गए थे? और यस सर। सर आउटपुट वेस्ट वाला सर बताओ। 8th वाला बता दो। 8 वाला कौन सा है? ये वाला? अच्छा, तो 8 में ये बताना है कि अगर हमें कोई डिक्शनरी से की रिमूव करनी है तो कैसे रिमूव करेंगे उसे, उसका स्टेटमेंट लिखना है। तो सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई, डी इक्वल टू, सपोज मैंने एक डिक्शनरी बना ली, मान लो कि यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया। ठीक, ये उसके मार्क्स हैं, ये मार्क्स हो गए। ठीक, ऐसे दूसरा नाम लिख दिया किसी का, यहाँ भी इसके मार्क्स लिख दिए। ठीक, इसमें कॉलन आएगा। ठीक, ये मार्क्स हो गए। ऐसे एक बच्चे को और ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क्स ले लिए। ठीक, तो ये डिक्शनरी बन गई। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो मेरा डिक्शनरी का आउटपुट यही आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि मुझे कोई की रिमूव करनी है इसमें से, तो की कैसे रिमूव करेंगे? तो हमारे पास रिमूव करने के लिए होता है, डेल फंक्शन होता है डिक्शनरी में। ठीक है, डेल, तो वो यूज़ कैसे करेंगे? डेल, फिर डिक्शनरी का नाम लिखेंगे डी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी की हमें हटानी है, मान लो मुझे ये अमित वाला हटाना है, तो मैं उस की का नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ये की है ना हमारी। ठीक, तो जैसे मैं लिखूंगा डेल डी अमित, तो जो अमित वाला रिकॉर्ड है वो डिक्शनरी से हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये यार अभी मैं आउटपुट नहीं दिखा, लेकिन अगर मैं डी को डिस्प्ले कराऊँ तो देखो अमित वाला रिकॉर्ड यहाँ से हट चुका है। ठीक, तो उन्होंने वही पूछा है कि एक डिक्शनरी के अंदर कोई की है, उसे रिमूव करना है, तो की रिमूव करने के लिए क्या लिखोगे? डेल डी और ब्रैकेट में जो भी की है, जैसे इन्होंने की का नाम क्या दिया था? कैरेट दिया था, तो कैरेट लिख देना, वहाँ पे लिखोगे कैसे? डेल डेल, और डिक्शनरी का नाम क्या था? वेजिटेबल, तो वहाँ लिख दोगे वेजिटेबल्स, ये डिक्शनरी का नाम था वहाँ पे, और की क्या थी हमारी? कैरेट थी, तो कैरेट। बस ये वाली स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। सर इसमें ये, सिर्फ अगर की को रिमूव करेंगे तो वैल्यू भी तो रिमूव हो रही ना उसकी। हाँ, तो वैल्यू भी रिमूव होगी ना, की हट जाएगा तो वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करेगा? डिक्शनरी में तो की और वैल्यू का पेयर होता है ना, तो अगर की हटेगी तो वैल्यू भी तो हटेगी ना। यस सर। ठीक है।
ओके। सर एक बार अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एंड का ब्लैंक कर दो तो सेम लाइन से आउटपुट आएगा। जब प्रिंट लिखते हो ना तो प्रिंट में अगर एक ही लाइन पे आउटपुट चाहिए तो क्या करोगे? जैसे मान लो मुझे 2 वैल्यू है मेरे पास, एक मैंने लिखा पाइथन, ठीक, पाइथन कॉमा, अब दूसरी वैल्यू प्रिंट करनी है मान लो, तो नहीं सॉरी, इसको क्या करना है, एंड लाइन नहीं करना ना। तो मान लो मैंने पाइथन किया और तो ये प्रिंट हो जाएगा पाइथन। और अगर इसके बाद में जब नेक्स्ट प्रिंट डालूंगा, अगर मैं प्रिंट ऐसे डालता हूँ और इसके बाद कुछ लिखता हूँ प्रोग्राम, तो ये आउटपुट हमें नई लाइन से मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि आउटपुट नई लाइन से नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा कि प्रिंट करूँगा, और प्रिंट करने के बाद जो भी प्रिंट कराना है, मान लो पाइथन प्रिंट कराना था, तो यहाँ पे इसको अब मैं एंड इक्वल टू क्या कर दूंगा, ब्लैंक कैरेक्टर कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा कि जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा, कर्सर सेम लाइन से कंटिन्यू करेगा। मतलब अब इसके आगे अगर मैं प्रिंट लिखूंगा कोई भी स्टेटमेंट, तो वो पाइथन भी एक लाइन पे आएगा और जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी दूसरी सेम लाइन पे आएगा। ठीक है। तो उसके अंदर जब हमें सेम लाइन पे आउटपुट चाहिए होता है तो एंड जो होता है उसका, उसको हम ब्लैंक सेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, इसका 6th और 7th आ गया था आशुतोष? 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन का आंसर आ गया था समझ में? हेलो? यस सर। सर 7th में 6th का डाउट सा लग रहा सर, 6th आ गया था सर। 6 आ गया था? यस सर। चलो ठीक। देखो इसमें भी सिक्स थोड़ा गलत हो गया था। 6th क्वेश्चन जो है उसको एक बार समझ लो ध्यान से, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो उसमें। 6th और 7th में एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो प्रिंट किया है इन्होंने, प्रिंट, और प्रिंट के ब्रैकेट में पहले लिखा है इन्होंने हेलो। ठीक, हेलो लिखा इस तरह से और इसको क्लोज कर दिया, प्लस अब दूसरा स्ट्रिंग इन्होंने लिखा है कोरोना, कोरोना में बी फाटाल। ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। फिर उसको प्लस किया किसके साथ, फॉर अस, फॉर अस, तो ये प्लस कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, फॉर अस के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया, कॉमा फिर लगाया। यहाँ पे सेपरेटर की जो वैल्यू है एस ई पी इक्वल टू, ये है डबल एंड। ठीक, तो यहाँ पे हमने सेपरेटर लिख दिया और इसको एंड सिंबल क्या दिया है, स्लैश टी। तो एंड इक्वल टू हो गया स्लैश टी। ठीक है, एंड इक्वल टू हो गया स्लैश टी। अच्छा, अब देखो ये क्या हो रहा है कि देखो ये एक हेलो है, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है ये वाली, और ये थर्ड स्ट्रिंग है। क्योंकि डबल कोट से क्लोज कर दिया तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई यहाँ तक, और ये तीसरी स्ट्रिंग हो गई यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, पहले तीनों स्ट्रिंग्स को ये कंबाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, तो पहले ये प्लस ऑपरेशन करेगा। तो प्लस क्या करता है, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देता है, मतलब स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है। तो हेलो कोरोना में भी फाटल फॉर अस, तो पहले ये कंबाइंड हो जाएगा, तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी क्या, हेलो कोरोना में भी फाटल फॉर अस। ठीक, अब उसके बाद सेपरेटर लिखा हुआ है डबल एंड, और एंड इक्वल टू लिखा है स्लैश टी। तो अब इसका कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारे पास आउटपुट में एक ही आ रही है ना, आउटपुट में एक ही स्ट्रिंग तो है। प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट हो रहा है हेलो कोरोना में भी फाटल फॉर अस, तो ये कंप्लीट एक ही स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग एक ही है तो सेपरेटर कोई काम करेगा नहीं। सेपरेटर तो काम तब करता है ना जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका अगर जब आप आउटपुट हम चेक करेंगे तो आउटपुट हमारा यही आएगा जो लिखा है हेलो कोरोना बेबी फाटल फॉर अस। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटर ने कोई काम नहीं किया और ना ही एंड ने कोई काम किया। ठीक है, अभी देखो इसको एक दूसरा मैं इस तरह से बताता हूँ कि यहाँ तो ये आउटपुट मिल रहा है। मान लो मैं इस तरह से लिखता, ये तो मेरी स्ट्रिंग हो गई हेलो कोरोना, प्रिंट कर दिया। अब सपोज इसके बाद मैं लिखता प्रिंट कुछ भी लिख दो, सपोज मैंने लिख दिया
इट इज बाय, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि ये जो इट इज़ अ वायरस है वो कहाँ से कहाँ प्रिंट होगा, सेम लाइन पे प्रिंट होगा कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा? नेक्स्ट सर सेम नेक्स्ट लाइन पे होगा सर, एंड में वो स्लैश टी लगा सर। स्लैश टी से क्या होता है? स्लैश टी लाइन चेंज थोड़ी करता है, स्लैश एन चेंज करता है लाइन। तो मतलब स्लैश एन तो डिफॉल्ट होता है ना, डिफॉल्ट हमारा स्लैश एन होता है, लेकिन यहाँ पे एंड इक्वल टू स्लैश टी लिखा है। तो क्या होगा कि ये कर्सर इसने इसने कर्सर को नई लाइन पे शिफ्ट नहीं किया होगा, इसने कर्सर को नई लाइन पे शिफ्ट नहीं किया होगा। इसने क्या किया होगा कि सेम लाइन पे ही आएगा आउटपुट, और थोड़ा सा टैब देके आएगा। टैब मतलब स्पेस देके आएगा, ठीक है। टी का मतलब होता है टैब, जैसे हम लोग वर्ड के अंदर टैब देते हैं तो स्पेस होके प्रिंट होता है, ठीक। तो अगर मैं देखो आउटपुट इसका निकालूँ, इसको रन कराऊँ मैं, तो आउटपुट क्या आएगा? नाम दे दिए, देखो ये आ रहा है, हेलो कोरोना बेबी फाटल फॉरेस्ट। अब इसके बाद स्लैश टी था, तो स्लैश टी ने क्या किया, इतना टैब दे दिया। जो नई स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो क्या होगी, स्लैश टी से प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर ये टैब दिया हुआ है, टैब इतना स्पेस देता है, लगभग इतना स्पेस देता है टैब, ठीक है। तो इट इज़ अ वायरस, तो ये प्रिंट हो गया। और मान लो यहाँ स्लैश टी की जगह मैं स्लैश टी ना लिखता, यहाँ पे मैं स्लैश एन लिख देता, तब क्या होता? तो आउटपुट नई लाइन से आता। अब आउटपुट क्या आता है, हेलो कोरोना वायरस फाटर फॉरेस्ट, और स्लैश एन ने क्या किया, न्यू लाइन। स्लैश एन किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है, और स्लैश टी किस लिए होता है, टैब के लिए होता है। और ऐसे ही मान लो अगर मैं एंड की जगह यहाँ पे ये खाली ब्रैकेट छोड़ देता, इस तरह से छोड़ देता, तो ये छोड़ देता, सर सेम लाइन पे होता सर। तो सेम लाइन में आउटपुट आता, लेकिन स्पेस उतना नहीं होता जितना टैब में स्पेस दे रहा था, क्योंकि ये तो सिंगल स्पेस है, यस सर। ठीक है। तो ये आएगा इस तरह से। अब ये इसके बाद क्या हुआ, ये सिंगल स्पेस आया, ठीक है ना, ये सिंगल स्पेस दे रहा है। तो ये स्लैश टी है, स्लैश एन है, और एंड इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से आएगा। अच्छा अब देखो सेपरेटर का यूज नहीं हो पाया, सेपरेटर तो काम ही नहीं कर रहा है। सेपरेटर कब काम करता है, जब हम एक ही प्रिंट के थ्रू मल्टीपल स्ट्रिंग्स डालते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा प्लस नहीं होता, ये कॉमा होता, मान लो ये कॉमा होता, ऐसे यहाँ पे भी ये क्या होता, कॉमा होता। तो अब देखो क्या होगा, अभी मैंने इसको हटा दिया देखो, तो ये वाली स्ट्रिंग अलग है, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, ठीक है। तीन स्ट्रिंग हो गई इसमें, एक स्ट्रिंग हो गई हेलो, फिर कॉमा लगा दिया, दूसरी स्ट्रिंग क्या है, मेरी फाटल, और तीसरी स्ट्रिंग क्या है, फॉरस। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, तो फिर ये सेपरेटर काम करेगा। तो ये क्या करेगा, पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ सेपरेट करेगा, किससे, डबल एंड से। ऐसे दूसरी स्ट्रिंग को तीसरी स्ट्रिंग के साथ किससे करेगा, डबल एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो स्लैश टी ही रखते हैं अभी, जो से क्वेश्चन में था जैसे रखा। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अब आउटपुट मेरा इस तरह से आएगा, देखो हेलो, हेलो के बाद डबल एंड आ रहा है, क्योंकि जो दूसरी स्ट्रिंग है वो क्या डबल एंड से सेपरेट हो जाएगी, ये डबल एंड से सेपरेट हो रही है। ऐसे यहाँ भी ये तीसरी स्ट्रिंग है वो डबल एंड से सेपरेट हो रही है, ठीक। तो ये आउटपुट क्या हुआ, एक ही लाइन पे आया, क्योंकि अभी तो दूसरा प्रिंट है ही नहीं, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है ना, तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने तीन स्ट्रिंग डाली है, ये पहला स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, तीसरा स्ट्रिंग हो गया। तो तीनों स्ट्रिंग सेपरेट सर किससे हो इस गए, वाली में स्पेस क्यों नहीं आया सर ज्यादा ज्यादा? क्योंकि क्योंकि हमने ये एंड काम नहीं कर रहा ना, पे एंड काम ही नहीं कर रहा है, तो दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन हो जाएगी ना। वहां पे क्या हो रहा था कि वो जब हमने एंड की वैल्यू ब्लैंक दे दी थी। अच्छा यहाँ तो एक मिनट, पहले में स्पेस ज़्यादा आ रहा था क्या, मैं वो इसलिए आ रहा, स्पेस ज्यादा आ रहा था एंड स्लैश टी में। प्लस की में स्पेस नहीं आ रहा होगा, इसे प्लस किया था तो प्लस की वजह से वो दे रहा था, इस तरह से बता रहा हूँ। तो हेलो दिया, और मान लो यहाँ पे कॉमा की जगह हमने प्लस ही कर दिया, ठीक। तो अब ये क्या होगा कि ये एक ही स्ट्रिंग हो जाएगी, ये यहाँ तक यस सर। कंप्लीट। सर फिर तो स्पेस भी नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रिंग आएगी। हाँ स्ट्रिंग आएगी, ओनली सेपरेटर काम नहीं करेगा, सेपरेटर काम नहीं करेगा। और अगर कोई नया स्टेटमेंट डालेंगे तो फिर वो उससे आएगा। तो ये आ रहा था उस तरह से,
मतलब जैसा हमने लिखा है वैसे ही आ रहा है आउटपुट में। हेलो कोरोना यहाँ तक आ गया था, हेलो इतना हो गया था, फिर उसके बाद ये कोरोना में भी फाटा जैसे प्रिंट हो गया, फिर फॉरेस्ट वैसे ही आ गया। तो इसलिए वहाँ पर वो दिखा रहा था। लेकिन मैं अलग अलग डालूंगा, इसको कॉमा लगा के डालूंगा तो फिर वो सेपरेटर काम करेगा, क्योंकि वो सर स्ट्रिंग्स अगर अलग दूसरी अलग। एक और प्रिंट की सर अगर एक और अब प्रिंट की स्टेटमेंट लेते सर तो आ रहा था उन दोनों में। हाँ, तो अगर हम प्रिंट डालेंगे तो अब ये आएगा, मान लो कुछ भी लेते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक। तो अब ये प्रिंट क्या होगा, ये अलग लाइन से नहीं आएगा, ये इसी लाइन से आएगा टैब के साथ। तो मैं इसको डालूंगा तो ये देखो क्या देता है, देखो ये आएगा, ये तो इतना दे ही दिया उसने, और उसके बाद जो स्लैश की था उसने इतना टैब दे दिया, ये वाला, और बाकी वायरस वैसे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सेपरेटर यहाँ यस काम सर। कर रहा है। सेपरेटर तभी काम करेगा जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स होंगी, और पहले वाले केस में हमने प्लस किया था, तो प्लस करने से वो स्ट्रिंग ऐड हो गई थी, ठीक। तो इसलिए वो सेपरेटर काम नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। ठीक, अब सेपरेटर काम नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग, ये एक ही स्ट्रिंग है पूरी, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ठीक। तो ये सेपरेटर काम नहीं करेगा, और स्लैश टी तब काम करेगा जब अगला कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सेवन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें समझना तुम लोग सेवन्थ क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन में देखो, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, लिखा सपोज मैंने प्रिंट हेलो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो आएगा हेलो सर। हेलो आएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा एक्स इक्वल टू प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा हेलो, एक्स इक्वल टू प्रिंट हेलो आया, हेलो। ठीक, लेकिन मैं अगर लिखूं, अब मैं अगर एक्स को प्रिंट कराऊं, प्रिंट एक्स, तो आउटपुट क्या है। हेलो। प्रिंट हेलो सर। नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रिंट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो जब लिखा है प्रिंट हेलो, तो उसने हेलो को प्रिंट तो कर दिया, बट उसने रिटर्न कुछ नहीं किया। रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो एक्स में कोई वैल्यू, फंक्शन क्या करता है कि जो आउटपुट जो उसके डबल कोट्स में लिखा होता है उसको वो प्रिंट तो कर देता है, लेकिन प्रिंट करने के बाद अगर मैंने उसको कहीं स्टोर किया हुआ है तो वो उसको रिटर्न नहीं करता है। तो अगर मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो नन आएगा आंसर, NONE। ठीक है, समझ में आया। प्रिंट फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ध्यान रखना। प्रिंट फंक्शन ने क्या किया कि यहाँ पे हेलो को प्रिंट किया तो हेलो तो प्रिंट हो गया, लेकिन इस स्टेटमेंट से मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। तो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तो एक्स में क्या आएगा, नन आएगा ना। इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं किया तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई। तो अगर मैं एक्स को प्रिंट करने जाऊंगा तो नन वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है यहाँ पे, कि इन्होंने क्या किया है पहले क्वेश्चन नंबर 7 में, कि बता रहा हूँ 7 में क्या है। देखो, पहले एक स्ट्रिंग बनाई, एस इक्वल टू लिखा str, फिर ब्रैकेट में लिखा है प्रिंट, ठीक, और प्रिंट में ये लगाया, ठीक, ये हो गया। और प्लस इसमें क्या किया, टू लिखा, टू, ओके, तो ये लिखा। तो अब देखो इससे क्या आंसर आएगा। प्रिंट जब खाली है तो str प्रिंट से क्या होगा बताओ। अगर मैं केवल इतना लिखता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे। नन टू। देखो, ये वाले प्रिंट ने क्या दिया होगा, नन वैल्यू दी होगी। इस प्रिंट से क्या मिला होगा, नन मिला होगा। ठीक है, अंदर वाले प्रिंट से क्या मिल रहा है, नन, क्योंकि उसके ब्रैकेट में कोई वैल्यू तो लिखी नहीं है, तो कुछ प्रिंट होगा नहीं। और उसने रिटर्न क्या किया होगा, नन वैल्यू। तो इस नन वैल्यू को हमने क्या किया, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। इस str ने क्या किया कि इसके अंदर जो नन आया था, NONE नन, उसको किस में चेंज कर दिया, स्ट्रिंग में।
अब ये क्या हो गया, नन प्लस टू, नन प्लस टू। तो जब मैं एस को प्रिंट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, अगर मैं एस को प्रिंट करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन टू आएगा, क्योंकि ये वाले इसने हमें क्या दिया, नन दिया, इसने नन दिया। और नन क्या है कि एक डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको मुझे अगर स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मैंने उसके पहले क्या लगा दिया, str। तो ये क्या हो गया, एन ओ एन ई नन, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बन गई है, और इसके साथ प्लस किया है टू। तो जब प्लस टू करेंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइंड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, नन टू हो जाएगा, यानी एस की वैल्यू क्या आएगी, नन टू आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मैं अगर ओनली लिखता हूं प्रिंट, तो इससे मुझे क्या आउटपुट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करता है, क्योंकि प्रिंट की ब्रैकेट में कुछ नहीं है, तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं लिखूं एक्स इक्वल टू प्रिंट लिखूं, और फिर वापस अगर मैं एक्स को प्रिंट करने जाऊं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्रिंट क्यों नहीं होगा, एक्स इक्वल टू प्रिंट, नन आना चाहिए था, एक्स में कुछ वैल्यू नहीं है ना। लेकिन वो रिटर्न तो नन वैल्यू करेगा ना, एक्स इक्वल टू प्रिंट। अगर मैं इसमें खाली ब्रैकेट छोड़ देता हूँ इस तरह से, अगर एक्स को प्रिंट कराता हूँ तो ये आउटपुट नहीं आएगा। पहले तो आउटपुट आया था नन, ओके प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट, प्रिंट करेंगे तब आएगा प्रिंट, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि प्रिंट के साथ वो यूज करना पड़ेगा, तब आउटपुट आएगा नन। ओके, यानी कि हमें एक चीज समझ में आएगी, अगर हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, अगर खाली प्रिंट यूज किया मान लो इस तरह से, तो हमें कुछ आउटपुट मिलना नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखा एक्स इक्वल टू प्रिंट, लिखा एक्स इक्वल टू प्रिंट, तो यहाँ से मुझे नन वैल्यू रिटर्न होगी, और नन किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। तो अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा तो मुझे नन वैल्यू मिलेगी, देखो ये नन आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में, ये चीज समझ में आ गई सबको, आशुतोष। यस सर। ओके, अच्छा यस अब सर। इतना क्लियर हो गया कि मतलब पहला जो आउटपुट आया वो हमारा क्या आ गया, नन टू हो गया, ये नन टू मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा था वो लिखा था हमारा उसमें बी इक्वल टू str, फिर ब्रैकेट में लिखा था प्रिंट, और प्रिंट के ब्रैकेट में लिखा था डबल कोट्स के अंदर हेलो, और हेलो क्लोज किया यहाँ पे, फिर एक कॉमा लगाया, और एंड इक्वल टू इन्होंने क्या किया है, ब्लैंक किया हुआ है। ठीक, ये कर दिया, और इस ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस किया इसके साथ, क्या है ये, जीरो जीरो में ओ है जाए, ओ एन एन ई, ठीक ये था, और ये किया। तो अब देखो क्या होगा, अब इन्होंने किया प्रिंट लगाया, यहाँ पे सर प्रिंट का जीरो है। ब्रैकेट लगा, हेलो डाला, हेलो की, तो अब इसमें आउटपुट हेलो आ रहा है, क्यों, यहाँ से तो हेलो आया, इतना हेलो आया, और अगर मैं बी को डिस्प्ले कराऊं तो क्या आएगा, ये आएगा। देखो ये कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये जो प्रिंट है, सबसे पहले ये प्रिंट है ना, तो ये क्या करेगा कि हेलो को प्रिंट करा देगा। तो जब मैंने बी, अभी बी को प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, मतलब इतना प्रिंट करेगा, तो ये आंसर में क्या आएगा, हेलो आएगा, ये हेलो आ जाएगा इससे। ठीक है, अब जब ये हेलो इसने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसने रिटर्न क्या किया होगा, नन रिटर्न किया होगा, मतलब इससे मैं रिटर्न क्या हुआ, नन, इससे कुछ रिटर्न थोड़ी ना, रिटर्न क्या हुआ, नन वैल्यू रिटर्न हुई। उस नन को हमने क्या किया, एसटीआर में चेंज किया, तो वो क्या, एनो यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बन गया वो, और उस स्ट्रिंग में हमने क्या ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो जब मैं बी को डिस्प्ले कराऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन, ये आएगा। और अगर मैं ओनली डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में मैं क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट में हेलो मिलेगा। और फिर फाइनली जब जो है इन्होंने इसको किया है प्रिंट, प्रिंट किया है एस कॉमा,
डबल कोट्स में कॉमा बी। तो अब क्लियर है कि आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि एस की वैल्यू क्या आई थी, एस हमारा कितना आया था, एस आया था नन टू, ठीक है। तो ये नन टू ये डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद ये इन दोनों के बीच में स्पेस है तो यहाँ स्पेस आ जाएगा ये, और बी, तो बी हमारा कितना आया, नन वन आया, ठीक है। अभी आया समझ में ये? यस सर। सर पर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, एरर है क्या सर? ये ऑप्शन नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ही। अच्छा वो हेलो तो हमने इसमें, हेलो भी है साथ में। हाँ हेलो आएगा, क्योंकि हमने इसको अलग अलग पार्ट में किया है। इसको अगर हम एक साथ लिखेंगे ना प्रोग्राम को, तब वो आंसर में आएगा। जैसे मेरा पहला स्टेटमेंट ये था, पहला स्टेटमेंट क्या था, ये था शायद, तो इसको एक साथ लिखना पड़ेगा तब वो आएगा आउटपुट में, नहीं आएगा। न्यू फाइल में जाके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक। और क्या था इसमें, हाँ और था, एक तो ये लिखा था, उसके बाद लिखा था मैंने ये वाली स्टेटमेंट। तो इसमें जो है सेव कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद दो स्टेटमेंट थे, उसके बाद ये था थर्ड, ये वाला, ये। तो अभी इसको एक साथ ही डाल देते हैं, रन करेगा तो आउटपुट आ जाएगा। एक साथ रन कराएंगे तो ये, तो देखो ये आंसर आ गया, हेलो नन टू नन वन, हेलो नन टू नन वन। अब देखो ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ से जो एस, यहाँ से तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ यस से तो सर। एस की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से एस की वैल्यू हो गई नन टू, नन। ठीक है, नन टू हो गई। अब यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्या प्रिंट हुआ है, हेलो। यहाँ से इसने हेलो प्रिंट किया, और हेलो प्रिंट जब हो गया तो आउटपुट में एक हेलो आएगा, और साथ में बी की वैल्यू क्या होगी, नन वन। बी कितना हो जाएगा, नन वन हो जाएगा, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसने नन रिटर्न किया, तो वो नन एसटीआर में चेंज हुआ, स्ट्रिंग बन गई। तो बी में क्या हो गया, नन प्लस वो, ये नन प्लस ये कर दिया, तो हमारा बी क्या हो गया, नन वन, ठीक। तो हेलो तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, अब ये एस प्रिंट होगा, तो एस कितना था, नन टू, और ये कितना है, नन वन। तो हेलो ऑलरेडी प्रिंट हुआ है, तो हेलो नन टू नन वन आंसर आ जाएगा, यस सर। ठीक है। एक चीज को ध्यान, तुम लोग, मैंने ये चीज समझाई इसलिए क्योंकि इससे अभी एक कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताता हूँ। देखो x इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और ब्रैकेट में लिखता हूँ हेलो, ठीक। तो देखो पहले जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा, हेलो। हेलो यस मिलेगा। सर। अब अगर मैं x को प्रिंट करूं, प्रिंट x, तो मुझे नन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे वही चीज तो हो रही है कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट किया उन्होंने हेलो, ठीक, और प्लस मान लो इसके साथ मैंने लिख दिया हाय, ठीक। तो अब अगर मैं पहले जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे पहला आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो। हेलो। एक मिनट, क्या हुआ है? अच्छा हेलो, एक मिनट, ये जो है हेलो हाय किया है मैंने, तो प्लस कर दिया इसके साथ। अच्छा स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा इसे, तभी आएगा वो, क्योंकि हेलो से मुझे फिर वो नन रिटर्न होगा, तो उसमें, लेकिन प्लस के साथ है तो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ओके। तो हेलो प्लस आई किया, तो हेलो से तो मुझे प्रिंट हो जाएगी, हेलो प्रिंट होना चाहिए था, प्लस या हेलो, ठीक है। और अगर हम इसको चेंज कर दें एस टी आर में, तो यहाँ पे प्लस या इसके साथ है, अब आएगा ये, क्योंकि वो पहले स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग पे काम करता है, ठीक है। तो
सर स्ट्रिंग पहले लगाना पड़ेगा शायद आपको प्रिंट के। ओके हाँ सही कह रहे हो। ये स्ट्रिंग पहले लगाना क्योंकि पूरा को चेंज करना है हमें। ठीक, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नहीं इस तरह से करेंगे तो फिर वो क्या रहेगा? और प्रिंट हाँ सब प्रिंट दूसरे में नहीं आएगा सर, पहले स्ट्रिंग फिर ब्रैकेट फिर प्रिंट। तो पहले स्ट्रिंग डालें। हमने कैसे किया था पहले एस टी आर सर इन्होंने, हाँ सर ऐसे ही तो किया है, पहले स्ट्रिंग फिर प्रिंट। हाँ पे प्रिंट करा के एस टी आर लगा के तो प्रिंट किया है। ठीक है तो इसको एस टी आर डालेंगे और इसको करेंगे प्रिंट। यहाँ प्रिंट आएगा तो अभी आ जाएगा क्योंकि ये पहले क्या करेगा इसको प्रिंट कर देगा और यस प्रिंट सर। करने के बाद फिर इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में बदलेगा। ठीक, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो ये तो हेलो आ गया, लेकिन अगर यस मैं सर। एक्स को डिस्प्ले कराऊँ तो एक्स हमारा क्या आएगा? नन एक्स हाई। नन हाई आएगा, हेलो हाई नहीं आएगा, नन हाई आएगा। देखो नन हाई, क्योंकि ये जो प्रिंट हुआ वो तो हेलो प्रिंट हो गया। अब इसने रिटर्न कुछ नहीं किया, रिटर्न क्या किया? नन किया। तो वो नन जो है वो किस में बदल जाएगा? स्ट्रिंग में बदल जाएगा। तो ये तुम्हारी एक स्ट्रिंग हो गई नन और ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई हाई। तो जब आउटपुट आएगा एक्स तो वो आएगा नन हाई। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था। तो इसको भी समझ लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं वो लोग। ठीक, तो चलो ये एमसीक्यू वाले सारे हो गए। एमसीक्यू में और कुछ पूछना है? नो सर। मुस्कान और कोई क्वेश्चन पूछना है एमसीक्यू में? 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी डाटा को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, मतलब वो डेटा सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। मान लो तुम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो और वो वेबसाइट बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन ओपन नहीं हो रही, या उस पर कोई पेज का हमें डाउनलोड नहीं हो रहा है, या कोई रिसोर्सेस हम वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या हुआ कि वो सर्विसेज ब्लॉक हो गई। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, DOS बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक, और बाकी सब लोगों के आंसर इसमें लिखे ही हैं, बाकी के आंसर जो है तो वो देख लेना। बाकी कल से हम लोग इसका सेक्शन 2 करेंगे और उसमें बाइनरी फाइल्स के क्वेश्चन और जो है CSV फाइल के क्वेश्चन और आउटपुट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यस सर। सर आप सर सर सीरीज वाइज पढ़ा दो ना सर, पहले पूरा कौन सा? स्टैक कंप्लीट करा दो सर, फिर क्यू, फिर ये सीएसवी और बाइनरी सर, दो दो तीन तीन दिन में हो जाएगा सर। इसमें जो 40 क्वेश्चन है सर वो बता देना CSV फाइल का। हाँ ठीक, कल CSV फाइल बताऊंगा, फिर कल CSV फाइल और बाइनरी फाइल से क्वेश्चन। ठीक यस है, सर, सर जो कि कल इम्पोर्टेंट से सर सर वो 9 बजे ले लेना बता क्लास। देना। अब 9 बजे तो मैं बोल नहीं सकता कि 9 बजे क्लास हो जाएगी, लेकिन 8 बजे से ज्वाइन करो ना, क्या सर दिक्कत है किसी फिर? और टाइम सर वो सुबह सर हमारी मैथ्स का ट्यूशन होता, इसलिए सर मैं अटेंड नहीं कर पाती सुबह की क्लास। अब मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि 9 बजे से क्या होता है कि 9:10 तक मेरा वो चलता है, 11th का पीरियड, 11th की क्लास चलती है। तो अब खैर वही तो 4 तारीख से तो वो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं उनके, तो वो क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अभी एक दो दिन तो हम लोग 8 बजे लेते हैं, फिर उसके बाद 4 तारीख के बाद फिर मैं ट्राई करूँगा कि 9 बजे से क्लास होगी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि आज थैंक यू। आज ही मैं 9th की क्लास मिस कर दी इसलिए होगी। ठीक है लोग, हैं लीव कर दो, फिर बाकी क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना, जो नहीं आएंगे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक थैंक यू। है, ओके ओके।